नमस्कार। हाल ही में भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव हुए। उसमें एक विचारधारा से प्रेरित छात्र संघ चुनाव जीत गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर राइट विंग, लेफ्ट विंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच और राष्ट्रवाद जैसे शब्द तैरने लगे। आज हम समझेंगे अपने इस वीडियो में कि मतलब क्या है राइट विंग का और लेफ्ट विंग का, और यह भी जानेंगे कि जेएनयू जैसा राष्ट्रीय समर्थित और राष्ट्र हित के संस्थान में ये विचारधारा कैसे फल फूल रही है, और ये भी जानेंगे कि इतिहास में और वर्तमान में किन नेताओं ने इन दोनों जो विचारधाराएं हैं उनको फॉलो किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। इन दोनों विचारधाराओं की जड़ें जुड़ी हुई हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। उस वक्त फ्रांस में राजा का शासन था, यानी मोनार्की थी। राजा के समर्थन में बैठने वाले दाईं ओर बैठते थे, यानी राइट में बैठते थे, और जनता के अधिकार और समानता और क्रांति की बात करने वाले राजा के बाईं ओर बैठते थे, यानी लेफ्ट में बैठते थे। यहीं से राइट विंग और लेफ्ट विंग शब्द अस्तित्व में आए। लेफ्ट विंग ने कहा कि समाज को बराबरी के आधार पर चलना चाहिए। धन और सत्ता का जो वितरण है वो धर्म और परंपरा से नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान के द्वारा समाज में होना चाहिए। वहीं जो राइट विंग है उसको फॉलो करने वाले लोग कहते हैं कि समाज की नींव उसकी संस्कृति और नैतिक मूल्यों पर टिकी हुई है। इसलिए राइट विंग ने परंपरा, धर्म और राष्ट्र की जो इंटीग्रिटी होती है उसको अब सुप्रीम माना है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट विंग विचारधारा के बारे में। साम्यवाद से समाजवाद तक लेफ्ट विंग का जो मूल सिद्धांत है वो समानता यानी इक्वलिटी पर आधारित है। इस विचार का जो सबसे बड़ा प्रेरक स्रोत हैं वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स सबसे बड़े चिंतक और बहुत बड़े लेखक हुए हैं। इनकी विश्व प्रसिद्ध एक किताब है जिसका नाम है दास कैपिटल, और दूसरी किताब है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन दोनों ही किताबों ने पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित किया और पूरी दुनिया में समाजवाद और साम्यवाद की नई सोच को जन्म दिया। मार्क्स का कहना था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, यानी अमीर और गरीब की कहानी है। अगर इन दोनों गरीब और अमीर की लड़ाई बंद हो जाएगी तो जो समाज का विकास है वो रुक जाएगा। उनका सपना था कि एक ऐसा समाज जहाँ कोई शोषित ना हो और ना ही किसी का शोषण हो रहा हो। हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले और संपत्ति में भी अधिकार मिले। अगर हम बात करें लेफ्ट विंग की शाखाओं के बारे में तो ये बाद में मतलब 1990 और 80 के दशक में इसकी कई शाखाएं निकल कर आईं, जिसमें साम्यवाद, समाजवाद और उदारवाद शामिल हैं। सबसे पहले समाजवाद जो है वो यूएसएसआर, चाइना और क्यूबा जैसे राष्ट्रों में ज़्यादा पॉपुलर है। वहीं समाजवाद भारत के शुरुआती नेताओं द्वारा अपनाया गया, जिसमें नेहरू सबसे बड़े नेता थे। उसके बाद लालू और जो समाजवादी पार्टी है वो भी समाजवाद से ही प्रभावित है, ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं उदारवाद की। उदारवाद जैसे यूरोप और अमेरिका के आधुनिक लेफ्ट विचारक इस जो लेफ्ट विंग की शाखा है उससे निकली हुई इस शाखा का वो करते हैं, उसका उपयोग करते हैं अपने विचारों को प्रेरित करने के लिए। भारत में लेफ्ट जो विचारधारा है उसमें सीपीएम और जेएनयू के छात्र शामिल हैं। लेफ्ट विंग का मानना है कि सरकार को हर समाज के वर्ग के लिए वेलफेयर स्टेट बनाना चाहिए, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो व्यापक स्तर पर सभी को मिल सकें। अगर हम अभी बात करें राइट विंग विचारधारा की तो राष्ट्र, धर्म और परंपरा का जो संगम माना जाता है वो राइट विंग विचारधारा को माना जाता है। राइट विंग विचारधारा का मूल आधार है राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक एकता। यह विचार कहता है कि समाज की जो आत्मा है और उसकी संस्कृति में है, यानी अगर संस्कृति, धर्म और जो नैतिक वैल्यू हैं वो अगर टूट जाएं तो देश भी टूट जाएगा। भारत में इसका जो व्यापक रूप देखने को मिलता है वह है हिंदुत्व विचारधारा। इसके प्रमुख वैचारिक आधार की अगर बात करें तो उनमें शामिल हैं विनायक दामोदर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हेडगेवार। इनकी सोच थी भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक राष्ट्र है। राइट विंग का मानना है कि सरकार को मजबूत होना चाहिए, वो एक व्यक्ति से परे होनी चाहिए। सरकार राष्ट्र और धर्म को सर्वोपरि मानना चाहिए। व्यक्ति की आज़ादी जब तक ठीक है जब तक वो अपने देश की अखंडता और संस्कृति को हानि ना पहुंचाए।
परंपरा और परिवार समाज की ही नींव है, ऐसा विचार राइट विंग के लोग रखते हैं। वैश्विक स्तर पर राइट विंग की जो सोच है उसमें आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, रूस में पुतिन आते हैं, और ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी जो सुनक जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं कंजर्वेटिव पार्टी से, ये कंजर्वेटिव पार्टी भी राइट विंग की ही विचारधारा को फॉलो करती है। अगर भारत में इसका प्रतिनिधित्व देखें तो भारत में जो बीजेपी है, आरएसएस है, ये इससे मिलती जुलती जो विचारधारा है उसका ये अनुसरण करते हैं। अब बात करते हैं कि जेएनयू जैसा जो यूनिवर्सिटी है वो ऐसी विचारधाराओं के फेर में कैसे फंस गया। अगर भारत में लेफ्ट और राइट की लड़ाई किसी जगह सबसे ज़्यादा देखी जाती है तो वो जेएनयू ही है। जेएनयू की जो स्थापना हुई है वो 1970 के दशक में हुई है। जब से इसकी स्थापना हुई थी, लेफ्ट थिंकर्स और समाजवाद विचारधारा हावी रही है। यहाँ के माहौल नहीं है। इन्हीं विचारधाराओं से जो उत्पन्न हुए हैं संगठन AISA, SFI और AISF जैसे लेफ्ट स्टूडेंट संगठन इससे निकल कर बाहर आए हैं, जो काफ़ी सक्रिय रहते हैं। जेएनयू में डिबेट्स और विरोध और आंदोलन का गहरा इतिहास रहा है, जहां छात्रों ने सरकार की नीतियों, सामाजिक असमानता और पूंजीवाद के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाई है। हालांकि पिछले दशक में AVPP, जिसका मतलब है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसे राइट विंग विचारधाराओं के जो संगठन हैं वो भी खुलकर सामने आए हैं। उनका भी प्रभाव इस यूनिवर्सिटी में देखा गया है। हाल ही के चुनाव में जेएनयू में लेफ्ट संगठन की भारी वापसी हुई है, लेकिन राइट विंग भी एक मजबूती के साथ उभरता हुआ संगठन यहाँ अभी बना हुआ है। एक जगह अब एक विचारधारा युद्ध क्षेत्र का रूप ले चुकी है, जहाँ एक तरफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं तो दूसरी तरफ का जो संगठन है वो भारत माता की जय के नारे लगाता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये दोनों विचारधाराएं हैं वो दुनिया के किन किन देशों में विद्यमान हैं। आज लेफ्ट और राइट विंग की जो सीमाएं हैं वो पहले से ज़्यादा उतनी सख्त नहीं है। लेफ्ट विचारधारा अब पश्चिमी देश जैसे कि स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड है आदि वेलफेयर स्टेट मॉडल की जो कंट्री हैं वो फॉलो करती हैं। वहाँ पर इनकी वजह से ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ का जो पर व्यक्ति का जो इनकम है वो ज़्यादा है। राइट विंग विचारधारा का अगर मॉडर्न नेशनलिज्म और कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में देखा जाता है। अगर राइट विंग विचारधारा को फॉलो करने वाले हम देशों की बात करें तो उनमें आता है भारत, अमेरिका और इजराइल आता है। लोग अब भी चाहते हैं उनकी राष्ट्रीय संस्कृति और सांस्कृतिक पहचान उनकी विचारधारा से ही समझी जाए। डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने इस विचार संघर्ष को और ज़्यादा तीखा इस तरीके से बना दिया है, लोग अपने विचार अब खुलकर साझा करते हैं। इससे एक दूसरे पर छींटाकशी जैसी स्थिति बन जाती है। एक तरफ लेफ्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सेकुलरिज्म की बात करता है तो दूसरी तरफ राइट विंग है वो राष्ट्रीय हित और सुरक्षा और सांस्कृतिक रक्षा जैसी बातों को मानता है। अगर हम बात करें इन दोनों विचारधाराओं को जो प्रभावित करने वाली किताबें हैं उनके लेखक कौन से हैं, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो कार्ल मार्क्स का है। उसके बाद लेफ्ट विंग की विचारधारा को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो है व्लादिमीर लेनिन। इनकी एक किताब है स्टेट और रेवोल्यूशन। फिर है जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें राइट विंग के विचारकों की तो इसमें आते हैं BD सावरकर, जिनकी किताब है हिंदुत्व, और एक दूसरी किताब है हु इज़ अ हिंदू। फिर एक किताब है एडम स्मिथ, इसके लेखक हैं, किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब हम बात करते हैं समाज और सरकार के प्रति सोच क्या है इन दोनों विचारधाराओं की। लेफ्ट विचारधारा मानती है कि सरकार को जनता की पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, संपत्ति का जो वितरण है वो समान हो, शिक्षा और स्वास्थ्य में सबको समान अवसर मिले, यानी वह चाहती है कि जनता केंद्रित शासन हो। वहीं जो राइट विचारधारा है उसका मानना है सरकार को सिर्फ व्यवस्था और सुरक्षा देनी चाहिए, बाकी का जो सारा काम है वो समाज को अपनी संस्कृति, धर्म और मेहनत से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। यानी उनका मानना है कि राष्ट्र केंद्रित शासन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सी शाखा सबसे अच्छी है, यानी कौन सी विचारधारा सबसे अच्छी है। दोनों विचारधाराएं समाज के अभिन्न अंग हैं। एक समानता की ओर खींचता है तो दूसरा खींचता है अपनी परंपराओं की ओर। अगर दोनों धाराएं यानी दोनों विचारधाराएं नहीं रहेंगी तो हम अनुसरण किसका करेंगे। भारत एक विविधताओं से भरा देश है जहाँ पर संतुलन ही लोकतंत्र की असली ताकत है। यही कारण है जेएनयू से लेकर संसद तक विचारों की जंग हमेशा जारी रहती है और हमेशा जारी रहेगी। आपका इस वीडियो पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में साझा करें और द प्रतिघात चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
Yeah.